दो। मैंने वो कहानी सुनानी शुरू की जो हमने प्लान की थी। मैं दोस्तों के साथ कैंटीन में खाना खा रहा था। तभी मैंने देखा कि मैजी एक लड़की को परेशान कर रहा था। उसने लड़की का चिन पकड़ लिया था। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसे रोकने गया। मैजी ने मुझसे लड़ाई शुरू कर दी। क्योंकि वो ताकतवर था, मैं भाग गया। मैं कैंटीन के पीछे वाली दीवार तक पहुंचा। वहां रास्ता बंद था। अचानक दीवार से एक अनजान लड़के ने छलांग लगाई। उसने मैजी को छुरा घुसेड़ दिया। छुरा वहीं फेंका और भाग गया। मैंने एक्टिंग करते हुए कहा, मैं डर गया था। मुझे लगा वो रहस्यमय लड़का मुझे भी मार देगा या बाद में बदला लेगा। इसीलिए मैं डर के मारे चुप रहा। डिटेक्टिव ने गौर से सुना और पूछा, क्या ये सच है? मैंने हाँ में सिर हिलाया और कहा, छुरा चेक करो, उस पर उस लड़के के निशान होंगे, मेरे नहीं। डिटेक्टिव ने सबको रूम से बाहर जाने को कहा। जब हम अकेले हो गए, उसने पूछा, क्या नानन ने तुम्हें ये कहने को कहा था? मैंने मना किया और कहा, नहीं, मैंने सच बोला है, आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। कुछ देर बाद डिटेक्टिव वापस आया। उसने कंफर्म किया कि छुरे पर मेरे फिंगरप्रिंट्स नहीं है। उसने कहा, तुम जा सकते हो। मैं स्कूल को एक स्टेटमेंट दूंगा ताकि तुम्हें एक्सपेल न किया जाए। अब तुम फ्री हो। वांग हाओ, जो अपने स्कूल का नया बॉस बनने की राह पर है, आज अपने सिर पर पट्टी बांधे पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है। उसके सारे दोस्त ब्रिकहेड, शिया शुए और बाकी गैंग उसका इंतजार कर रही थी। ब्रिकहेड ने तुरंत पूछा कि सब ठीक है या नहीं। वांग हाओ ने सबको भरोसा दिलाया कि वह बिल्कुल ठीक है और स्कूल उसे नहीं निकाल सकता। लेकिन शिया शुए ने आगे आकर अपनी लॉयल्टी दिखाई। उसने वांग हाओ को बताया कि उसने स्कूल से बात कर ली है। क्योंकि वांग हाओ ने उसकी मदद के लिए लड़ाई की थी, इसलिए अगर स्कूल ने उसे निकालने की कोशिश की तो वह पूरी क्लास को लेकर प्रोटेस्ट करेगी। वांग हाओ मुस्कुराया। उसने शिया शुए का शुक्रिया अदा किया, पर उसे भरोसा दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तभी वहां वांग हाओ के पापा आ गए। उन्होंने देखा कि ये सारे बच्चे दोपहर से बिना खाए खड़े हैं। उन्होंने सबका शुक्रिया अदा किया कि वे वांग हाओ का ख्याल रखते हैं और सबको खाना खिलाने का वादा किया। पर इससे पहले कि वे लोग खाना खाने चलते, ब्रिकहेड ने वांग हाओ को अलग बुलाया। उसके पास कुछ जरूरी बात थी। ताओजी भी वहां खड़ी थी। ब्रिकहेड ने बताया कि ताओजी उस रात उस पर गुस्सा नहीं थी, बल्कि उसे पहले से पता था कि सू शियाओबाई ने एक ट्रैप बिछाया है। ताओजी ने खुद वांग हाओ को पूरा सच बताया। उस रात सू शियाओबाई उसके पास आया और बोला कि उसने वांग हाओ को ये छिंगछिंग के साथ बाहर जाते देखा है। ताओजी को लगा कि वांग हाओ उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, इसीलिए उसे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अंदर से उसे कुछ अजीब जरूर लगा। वह वांग हाओ को देखना चाहती थी, इसलिए वह सू शियाओबाई के पीछे चल पड़ी। सू शियाओबाई उसे सीधा एक सुनसान रास्ते पर ले गया, जहां उसने देखा कि ये छिंगछिंग वांग हाओ की गोद में सिर रखकर रो रही है। लेकिन जैसे ही ताओजी और सू शियाओबाई वहां पहुंचे, ये छिंगछिंग के आंसू गायब हो गए। उसके बाद दोनों ने एक जबरदस्त नाटक शुरू कर दिया। सू शियाओबाई ने गुस्से में पूछा कि वांग हाओ उसकी गर्लफ्रेंड को क्यों पकड़े हुए है, और ये छिंगछिंग ने रोने का नाटक करते हुए कहा कि वांग हाओ ने उसे फंसाया है। ये सुनकर वांग हाओ को गुस्सा आ गया, लेकिन ताओजी ने शांति से कहा कि उनकी एक्टिंग अच्छी थी। पर पूरी सिचुएशन इतनी इलॉजिकल थी कि उसे तुरंत समझ आ गया कि यह सब सू शियाओबाई ने उसे दिखाने के लिए प्लान किया है। वांग हाओ ने पूछा कि अगर उसे सब पता था तो वह बिना कुछ बोले वहां से क्यों चली गई। ताओजी ने बताया कि वह जानती थी कि वांग हाओ अब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और सू शियाओबाई की बुरी तरह पिटाई करेगा। उसे वायलेंस पसंद नहीं था और वे नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से वांग हाओ अपना गुस्सा कंट्रोल करे, इसलिए वह चली गई, ये सोचकर कि अगले दिन वांग हाओ खुद आकर सब एक्सप्लेन कर देगा। लेकिन जब वांग हाओ नहीं आया तो उसने ब्रिकहेड को भेजा। ब्रिकहेड ने मजाक में कहा कि क्योंकि दोनों शादीशुदा कपल की तरह हैं, इसीलिए वह कैफेटेरिया गया ताकि वह लड़ाई रुकवा सके। लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि वांग हाओ तो माइजी से लड़ने ही वाला है। ताओजी शर्मा गई और अपने भाई को डांट दिया कि वह ऐसी बकवास बातें न करे। पर अब जब यह गलतफहमी दूर हो गई है तो वांग हाओ के पास माइजी को हराने का प्लान अभी भी बाकी है, और सू शियाओबाई का यह नाटक दिखाता है कि वह अब चुप नहीं बैठेगा। ब्रिकहेड का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसने वांग हाओ को घूरते हुए कहा, वांग हाओ, तुम्हें बहुत पछतावा होगा। तुम्हें पता भी नहीं है कि पिछले सालों में मैंने कितने लड़कों को रास्ते से हटाया है जो मेरी बहन को डेट करना चाहते थे। तुम सच में भाग्यशाली हो कि तुम्हें यह मौका मिला। लेकिन तभी ताओजी बीच में कूद पड़ी। उसने बताया कि कल जब पुलिस वांग हाओ को ले गई थी, तब उसने और ब्रिकहेड ने शिया शुए की मदद देखी थी। उसने कहा, वांग हाओ, शिया शुए का तुम्हारे लिए प्यार बहुत गहरा है, तुम्हें उसके साथ गलत बिहेव नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अब पीछे हट जाऊंगी। वांग हाओ हैरान रह गया। ताओजी ने आगे कहा, तुम्हें कोई गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है, मैंने अपने भाई से बात कर ली है, अब वह तुम्हें परेशान नहीं करेगा, तुम बस खुशी खुशी शिया शुए के साथ रहो। फिर ताओजी ने एक आखिरी रिक्वेस्ट की, वांग हाओ, क्या तुम मुझे एक बार गले लगा सकते हो? बस एक बार, उसके बाद मेरे दिल को चैन मिल जाएगा और मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। वांग हाओ ने बिना कुछ सोचे उसे गले लगा लिया। ये एक इमोशनल गुड बाय था। लेकिन जैसे ही हक टूटा, ब्रिकहेड ने वांग हाओ को अलग खींचा और कहा, मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ प्राइवेट बात करनी है। जैसे ही वे थोड़ी दूर गए, ब्रिकहेड ने अचानक वांग हाओ के पेट में एक जोरदार मुक्का मारा। वांग हाओ दर्द से दोहरा हो गया। ब्रिकहेड ने गुस्से में कहा, सच सुनो, मैंने तुम्हें सच में माफ नहीं किया है। तुमने और ताओजी ने तो पहले ही हेवन और अर्थ को बो करके शादी कर ली है। तुम दोनों असली हस्बैंड वाइफ हो। मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ, जल्दी से शिया शुए से रिश्ता खत्म करो, वरना मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और हाँ, ताओजी को मत बताना कि मैंने तुम्हें धमकाया है। सीन शिफ्ट होता है डिनर टेबल पर। वांग हाओ के पेरेंट्स, उसके दोस्त और शिया शुए सब साथ में खाना खा रहे हैं। वांग हाओ के पापा थोड़ा ड्रिंक कर रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं कि ये बच्चे चुपके चुपके जरूर पीते होंगे। माहौल थोड़ा रिलैक्स था। तभी ये चेन जो थोड़ा फ्लश हो रहा था, शायद ड्रिंक की वजह से, उससे एक बड़ी गलती हो गई। उसने वांग हाओ की माँ से पूछ लिया, आंटी, क्या आपको पता है कि शिया शुए वांग हाओ की गर्लफ्रेंड है?
टेबल पर सन्नाटा छा गया। वांग हाओ और शिया शुए दोनों शॉक हो गए। ये चेन को एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया। उसने तुरंत हाथ जोड़ते हुए सफाई देनी शुरू की। नहीं नहीं आंटी, मैं झूठ बोल रहा था, प्लीज बिलीव मत करना। वांग हाओ और शिया शुए डेटिंग नहीं कर रहे, मैं बस बकवास कर रहा था। असल में वांग हाओ तो शिया शुए को पटाने की कोशिश कर रहा है, पर अभी तक सक्सेस नहीं मिली। पर वांग हाओ की माँ को ये बात बिल्कुल भी बुरी नहीं लगी। उल्टा उन्होंने खुशी खुशी शिया शुए को अपने पास बिठा लिया और उससे उसके फैमिली के बारे में पूछना शुरू कर दिया। शिया शुए ने बताया कि उसके पापा लैंड ब्यूरो में हैं और उसकी मम्मी इंडस्ट्री एंड कॉमर्स ब्यूरो में है। वांग हाओ की माँ तो और खुश हो गई। उन्होंने कहा, अरे वाह, कितनी सुंदर लड़की है, ये तो हमारे हाव हाव के लिए परफेक्ट मैच है। बाकी दोस्त भी मजाक करने लगे और सजेस्ट करने लगे कि अभी शादी फिक्स कर लेनी चाहिए ताकि यह अच्छी बहू हाथ से ना निकल जाए। पूरा टेबल जोर जोर से हंसने लगा और वांग हाओ बस शर्मिंदा होकर सिर झुकाए बैठा रहा। डिनर टेबल पर माहौल अब एकदम रिलैक्स और मस्ती वाला है। वांग हाओ की माँ ने शिया शुए का हाथ अपने हाथों में ले रखा है और अपने पति को छेड़ रही है कि वह बच्चों को तो पीने दे रहे हैं, पर उन्हें अपने बेटे के लिए एक अच्छी बहू ढूंढने से क्यों रोका जा रहा है। वह सीधे शिया शुए से पूछती है कि उसे किस टाइप का लड़का पसंद है ताकि वह उसे गाइड कर सके। वांग हाओ ये सुनकर बस शर्मिंदा होकर मुस्कुराता रह जाता है। 1 घंटे बाद डिनर खत्म होता है। वांग हाओ के पापा पूरी तरह से नशे में धुत हैं और लड़खड़ा रहे हैं। जब बिल पे करने की बारी आती है तो नशे में वो जिद करते हैं कि बिल वहीं पे करेंगे और वांग हाओ को रोक देते हैं। जब पूरा ग्रुप रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है तो पापा सबको वार्न करते हैं कि नशे की हालत में टीचर्स से बचकर रहना, पर वांग हाओ की माँ उसे अलग खींचकर एक साइड ले जाती है। वह खुलकर कहती हैं कि शिया शुए सच में एक बहुत अच्छी लड़की है। उन्होंने बताया कि शिया शुए के मार्क्स वांग हाओ से बहुत अच्छे हैं और उसके पेरेंट्स दोनों गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। वह वांग हाओ को समझाती हैं कि उसे इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेना चाहिए क्योंकि एक अच्छी बीवी उसकी लाइफ सेट कर सकती है। वांग हाओ को ये बातें थोड़ी ऑकवर्ड लगती हैं। वह अपनी माँ को चुप कराता है और उन्हें अपने नशे में धुत पापा को संभालने भेज देता है। जब सब लोग टैक्सी में बैठकर चले जाते हैं तो वांग हाओ और शिया शुए अकेले सड़क पर वॉक करने लगते हैं। वांग हाओ अपनी माँ की बातों के लिए सॉरी बोलता है और कहता है कि वह थोड़ी मटेरियलिस्टिक हो गई है, पर शिया शुए मुस्कुराती है और कहती है कि उसे वांग हाओ की माँ बहुत अच्छी लगती है। वह विश करती है कि उसकी माँ भी उतनी ही ओपन माइंडेड होती। ये सुनकर वांग हाओ का दिल पिघल जाता है और वह धीरे से शिया शुए का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन तभी शिया शुए रुक जाती है। उसका मूड अचानक सीरियस हो जाता है। वह वांग हाओ से कहती है कि वह रूमर्स पर भरोसा न करे। उसने साफ बताया कि उसने सू शियाओबाई को रिजेक्ट कर दिया है। उसे एहसास हो गया था कि वह सू शियाओबाई से प्यार नहीं करती। भले ही सू शियाओबाई ने उसे पहले डंप किया था, लेकिन तब भी वह उससे ब्रेकअप कर लेती क्योंकि उस वक्त तक वह पहले ही वांग हाओ को पसंद करने लगी थी। शिया शुए ने अपनी कमजोरियां भी स्वीकार की। उसने कहा कि उसका नेचर थोड़ा खराब है, वह बिना बात के गुस्सा कर लेती है, पर वह बस ये चाहती थी कि वांग हाओ उसे मनाए। उसे वह फीलिंग पसंद है जब कोई उसे पैम्पर करे, उसे प्यार करे। वह रोने लगती है और पूछती है कि आखिर वांग हाओ उसे यह प्यार क्यों नहीं दे पाता। वांग हाओ का दिल भर आता है। वह आखिरकार अपनी छुपी हुई बात बता देता है। उसने समझाया कि पिछले कुछ दिनों से वह ये चेन और बाकी दोस्तों के साथ माइजी को खत्म करने का एक बड़ा प्लान बना रहा था। वह चाहता था कि पहले वह माइजी को हरा दे, स्कूल का बॉस बने और उसके बाद वह बिना किसी डर के पूरी तरह सुरक्षित होकर शिया शुए के साथ रह सके। शिया शुए ये सुनकर हैरान रह जाती है। उसने बताया कि उसने सुना था कि वांग हाओ ने माइजी को चाकू मार दिया और पुलिस उसे ले गई। जब वह पुलिस वैन के पीछे भागी थी तब उसे सब कुछ समझ आ गया था। उसे एहसास हुआ कि वांग हाओ उन दोनों के भविष्य के लिए कितनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा है और कितनी कुर्बानियां दे रहा है। इसी वजह से उसने पूरी स्कूल के सामने हिम्मत करके उसका साथ दिया था। वह वांग हाओ से वादा करती है कि वह हमेशा उसका इंतजार करेगी और हमेशा उसके साथ रहेगी। लेकिन ठीक उसी वक्त शिया शुए अचानक एक ऐसा सवाल पूछती है जिसने वांग हाओ को हिलाकर रख दिया। उसने वांग हाओ की आंखों में देखते हुए पूछा, वांग हाओ, मुझे सच बताओ, क्या तुम्हें ताऊजी से प्यार है? वांग हाओ शॉक रह जाता है। शिया शुए ने आगे कहा कि उसने देखा था कि वांग हाओ ने ताऊजी को कैसे हक किया था। उसने कहा कि जब वांग हाओ ताऊजी को देख रहा था तो उसकी आंखों में एक अजीब सी मजबूरी, गिल्ट और एक गहरा दर्द था। वे कहती है कि ये वही एक्सप्रेशन होता है जब कोई किसी से सच्चा प्यार करता है लेकिन उसके साथ नहीं रह सकता। शिया शुए रोते हुए वांग हाओ से आखिरी सवाल पूछती है, वांग हाओ, तुम्हारा दिल आखिर किसके लिए धड़कता है, मैं या ताऊजी? वांग हाओ चुप रह जाता है। उसके पास कोई जवाब नहीं होता। शिया शुए के आंसू बहने लगते हैं। वे कहती है कि उसे खुद पर गुस्सा आ रहा है कि उसने ये बात नोटिस कर ली। पहले उसे लगता था कि वांग हाओ बस उसे जलाने के लिए ताऊजी के साथ समय बिता रहा है, लेकिन जब उसने देखा कि वांग हाओ ने ताऊजी के लिए पूरा एक दिन लगाकर शेक्सपियर के नोट्स लिखे तो उसे समझ आ गया कि वांग हाओ के दिल में ताऊजी के लिए फीलिंग्स सच में कुछ अलग हैं। शिया शुए के आंसू अब रुक नहीं रहे थे। उसने वांग हाओ से दर्द भरे लहजे में पूछा, आखिर क्यों जब मैंने फैसला कर लिया था कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी चाहे दुनिया कुछ भी कहे, तभी तुम मुझे ये एहसास दिला रहे हो कि मैं तुम्हें खोने वाली हूँ? शिया शुए ने अपनी बात समझाते हुए कहा कि जब वह सू शियाओबाई के साथ थी तब उसे फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी और भी गर्लफ्रेंड्स हैं क्योंकि वह उससे प्यार ही नहीं करती थी। लेकिन जब इंसान किसी से सच्चा प्यार करता है तो वह उसे 100% अपना बनाना चाहता है। वह उसे किसी और के साथ बांट नहीं सकता। उसने आखिर में कहा, वांग हाओ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम किसी और से भी प्यार करते हो। इसीलिए हमें अभी अलग हो जाना चाहिए। जब तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारा दिल किसके लिए धड़कता है, मैं हूँ या ताऊजी, तब तुम हम में से किसी एक के पास आना। मेरी उम्मीद है कि वह मैं होंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम
तुम मेरी आंखों में आंखें डालकर बता सको कि तुम सिर्फ मुझसे ही प्यार करते हो। अगली सुबह वांग हाओ स्कूल जा रहा था, लेकिन उसके दिमाग में बस शिया शुए का वही सवाल घूम रहा था, मैं आखिर किससे प्यार करता हूँ। वो खुद कंफ्यूज था और उसके पास कोई जवाब नहीं था। क्लासरूम में पहुंचते ही उसने देखा कि उसकी डेस्क गायब थी। एक क्लासमेट ने बताया कि होमरूम टीचर ने उसे हटवा दिया है क्योंकि वांग हाओ तो एक्सपेल होने ही वाला है। वांग हाओ गुस्से में बोला, मैं अभी तक एक्सपेल नहीं हुआ हूं। उसने तुरंत अपने दोस्तों गोंग निंग, ली मू, लियू जिहोंग और ओयांग जियाओ को आवाज लगाई और उनसे कहा कि वे टीचर की डेस्क नीचे ले आए। सबके हैरान रह जाने पर उन दोस्तों ने टीचर की भारी डेस्क उठाकर क्लास के बीच में रख दी। वांग हाओ बिना डरे उस पर बैठ गया। तभी टीचर के क्लास में आए और यह देखकर गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, वांग हाओ तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो गए हो, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि तुम्हें घर जाना चाहिए। वांग हाओ ने मुस्कुराते हुए चुनौती दी, सर जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आता मैं इस स्कूल का स्टूडेंट हूं, आपने मेरी चेयर क्यों हटाई? चलिए एक शर्त लगाते हैं, अगर मुझे स्कूल से निकाल दिया गया तो मैं जमीन पर रेंगते हुए स्कूल से बाहर जाऊंगा, लेकिन अगर मुझे नहीं निकाला गया तो यह टीचर की डेस्क हमेशा के लिए मेरी डेस्क बन जाएगी। पूरी क्लास सन्नाटे में आ गई। वांग हाओ ने सबसे पूछा, क्या आपको यह शर्त मंजूर है? डेयर यू? टीचर के गुस्से का कोई असर वांग हाओ पर नहीं हुआ। उसने अपने दोस्तों गोंग निंग, ली मू, लियू जिहोंग और ओयांग जियाओ को आवाज लगाई और उनसे कहा कि वे टीचर की डेस्क वापस अपनी जगह पर रख दें। उसके बाद वांग हाओ बिना किसी डर के क्लासरूम से बाहर निकल गया और सीधा डायरेक्टर के ऑफिस की तरफ चल दिया। डायरेक्टर अपने केबिन में बैठे थे। जब वांग हाओ अंदर आया, वांग हाओ ने बिना किसी झिझक के सोफे पर पैर फैलाकर बैठ गया और एक सिगरेट निकालकर सुलगा ली। डायरेक्टर ने हैरानी से कहा, तुम अभी तक यहाँ हो? मैं सोच रहा था कि ये सब देखकर तुम्हें निकाल दिया जाएगा, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। डायरेक्टर ने पूछा, अब आगे क्या करने का इरादा है? वांग हाओ ने धुआं छोड़ते हुए कहा, अब जब मामला यहाँ तक आ ही गया है तो मैं सोच रहा हूँ कि फ्लो के साथ चलूं। मैं माइजी की जगह स्कूल का नया बॉस बनूंगा। डायरेक्टर का चेहरा गंभीर हो गया। उसने चेतावनी दी, लेकिन अपनी हद में रहना। मैं अब सू शियाओबाई के मामले में तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। स्कूल में सीधे रास्ते पर चलो, वरना मुझे तुम्हें निकालने में देर नहीं लगेगी। वांग हाओ मुस्कुराया, अब मुझे निकालना उतना आसान नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जैसे माइजी को निकालना मुश्किल था। यह सुनकर डायरेक्टर गुस्से में टेबल पर हाथ मारकर खड़ा हो गया। वांग हाओ ज्यादा मत उड़ो, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ कि सीधे रहो। अगर तुमने हद पार की तो मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा तुम्हें स्कूल से बाहर निकालने की। वांग हाओ ने शांति से अपनी सिगरेट एस्ट्रे में बुझाई और कहा, चलिए जब बात यहाँ तक आ गई है तो और कुछ कहने को नहीं बचा। वह वहां से उठकर चला गया। स्कूल से निकलने के बाद वांग हाओ सीधा इंटरनेट कैफे पहुंचा। जैसे ही वह अंदर गया, वहां बैठे सभी स्टूडेंट्स ने उसकी तरफ देखा। कानाफूसी शुरू हो गई। क्या वह वही वांग हाओ है? वही लड़का जिसने माइजी को चाकू मारा? वह तो बहुत पतला दुबला लग रहा है। क्या वह सच में नया बॉस बन सकता है? वह तो बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। वांग हाओ अंदर गया और देखा कि उसके आसपास कोई खास भीड़ नहीं है। एक बॉस के पास इतने कम लोग, थोड़ा लो प्रोफाइल तो है, उसने सोचा। कुछ लोगों ने उसे ग्रीट किया, हाउ जी आ गया, बॉस बनने की बधाई हो। वांग हाओ कैफे के अंदर गया जहां नियॉन लाइट्स जल रही थीं। वहां एक लड़की कंप्यूटर पर गेम खेल रही थी। वांग हाओ ने उसे साओजी भाभी कहकर पुकारा। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, हाउ जी तुम आ गए। तभी वांग हाओ ने देखा कि उस लड़की की कुर्सी के नीचे जमीन पर यूगे लेटा हुआ है। वांग हाओ ने उसे आवाज लगाई तो यूगे ने आंखें खोली और कहा, हाउ जी मैं यहाँ हूँ। यूगे ने लड़की से कहा, बेबी जान जरा उठो ना, मेरा भाई हाउ जी आया है, मुझे उससे बात करनी है। लड़की ने छिड़कर कहा, अच्छा अब बड़े मीठे बन रहे हो? जब मैं यहाँ आई थी तब तुम इतनी गहरी नींद में थे। मैंने तुम्हें कितनी बार बुलाया लेकिन तुम उठे ही नहीं। मैं तो तुम्हारे ऊपर बैठ गई थी, फिर भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। यूगे हैरान रह गया, 6 घंटे? तुम दोपहर से यहाँ हो? लड़की हंसते हुए बोली, तुम्हें कैसे पता कि 6 घंटे हो गए? तुम तो 2 घंटे पहले ही उठे थे और एक्टिंग कर रहे थे कि ओ बेबी तुम कब आई। तुम्हारा टाइम कैलकुलेशन तो कमाल का है। इंटरनेट कैफे के अंदर का नजारा कुछ अलग ही था। नान नान जो गुस्से से भरी हुई थी, यू चेंगफेई को डांट रही थी जो गेमिंग चेयर पर लेटा हुआ था। नान नान ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हें बचाने पुलिस स्टेशन गई थी और तुम यहाँ गेम खेल रहे हो। मैंने तुम्हें इतना बुलाया पर तुम 3 घंटे तक सोने का नाटक करते रहे। यू चेंगफेई ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं डर गया था कि तुम गुस्सा हो जाओगी। नान नान ने उसे धक्का दिया और कहा, अभी भी एक्टिंग कर रहे हो? मैं जानती हूँ तुम 2 घंटे पहले ही जाग गए थे। वांग हाओ ने बीच में कहा, यूगे क्या हम बाहर जाकर बात कर सकते हैं? नान नान ने पहले तो मना किया पर वांग हाओ की रिक्वेस्ट पर मान गई। उसने कहा, ठीक है पर ध्यान रखना, अगर तुम यू चेंगफेई को वापस नहीं लाए तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। जब नान नान चेयर से उठी तो यू चेंगफेई ने कहा, बेबी तुम्हारे बैठने से मुझे दर्द नहीं होता बल्कि खुशी होती है, तुम तो पंख जैसी हल्की हो। नान नान मुस्कुराई पर बोली, मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो, बस मुझसे दूर मत भागो। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। यू चेंगफेई ने उससे वादा किया और वांग हाओ के साथ बाहर आ गया। दोनों सड़क किनारे बैठकर सिगरेट पी रहे थे। वांग हाओ ने पूछा, यूगे तुम अचानक डोंगुआन टाउन क्यों जाना चाहते हो? यू चेंगफेई ने सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए कहा, तुमने नान नान को देखा, हमें उससे दूर रहना चाहिए। वांग हाओ हैरान रह गया, क्यों? वह तो अच्छी लड़की है, सुंदर है, उसका नेचर भी अच्छा है। यू चेंगफेई हंसते हुए बोला, अच्छी है? तुमने उसके साथ रिलेशनशिप नहीं की है? वो इतनी क्लिंगी है कि बाथरूम तक मेरे पीछे आती है। मैं एक आजाद परिंदा हूँ, मेरे जैसे आदमी के लिए गर्लफ्रेंड का बोझ उठाना मुश्किल है। जियांगहू में कौन गर्लफ्रेंड के साथ घूमता है? वांग हाओ ने कहा, तुम पागल हो, वह तुमसे प्यार करती है। यू चेंगफेई सीरियस हो गया। उसने कहा, नान नान अच्छी लड़की है पर वह मेरे लिए सूटेबल नहीं है, हमारी फैमिलीज मैच नहीं करती। तुम जानते हो मैं कितना गरीब हूँ, पर नान नान के पापा बेयुआन सिटी के डिप्टी मेयर हैं। हमारे बीच बहुत बड़ा गैप है, अगर हम साथ रहेंगे तो हमारा कोई फ्यूचर नहीं है।
यूगे ने वांग हाओ को नान नान के बारे में और जानकारी दी। उसने कहा कि नान नान वोकेशनल स्कूल में अपने गुस्से के लिए बहुत मशहूर है, एकदम छोटी मिर्ची जैसी। वो बहुत फायरी है और मामूली सी बात पर लड़ाई पर उतर आती है, और क्योंकि उसके पापा सिटी के डिप्टी मेयर हैं इसलिए वो थोड़ी अहंकारी भी है और उसका एटीट्यूड भी खराब है। लेकिन यूगे ने बताया कि सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि नान नान बहुत ज्यादा चिपकू है। वह जहां भी जाता है उसके पीछे पीछे आ जाती है। वह चाहे कितना भी छिपने की कोशिश कर ले, नान नान उसे ढूंढ ही लेती है, चाहे जमीन ही क्यों ना खोदनी पड़े। वांग हाओ ने पूछा, अगर तुम्हें वह पसंद नहीं तो तुम उसके साथ क्यों हो? यूगे ने गहरी सांस लेते हुए पुरानी कहानी सुनाई। उसने बताया कि जब वे लोग पहली बार अपना ग्रुप बना रहे थे तो उन्होंने सोचा था कि वोकेशनल स्कूल के सबसे बड़े बॉस को हराकर अपनी रेपुटेशन बनाएंगे। लेकिन वोकेशनल स्कूल का माहौल अलग होता है। वहां लड़ाइयां बहुत सीरियस होती हैं और अक्सर वेपन्स का इस्तेमाल होता है। क्योंकि वे लोग बेईमान में नए थे और उनका कोई बैकिंग नहीं था, इसलिए उन्हें एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम चाहिए था। इसी वजह से यूगे ने नान नान को टारगेट किया। नान नान वोकेशनल स्कूल में बहुत पावरफुल थी। वहां कोई भी उससे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता था। यूगे ने उसे पटाया ताकि उन्हें वह प्रोटेक्शन मिल सके जिसकी उन्हें जरूरत थी। इसी वजह से उन्होंने वह बड़ी फाइट की थी जो 3 स्कूलों में मशहूर हो गई थी। फाइट के बाद नान नान ने ही उन्हें स्कूल और पुलिस से बचाया था। उसके कनेक्शंस की वजह से उनके भाइयों की रेपुटेशन बन गई थी। वांग हाओ को अब समझ आया कि यूगे और नान नान का रिश्ता पुराना है। यूगे ने बताया कि वे लगातार ब्रेकअप और मेकअप करते रहते हैं। हर हफ्ते एक बार उनकी लड़ाई जरूर होती है। इसीलिए उसके दोस्त मजाक में कहते हैं कि यूगे ने फिर नई गर्लफ्रेंड ढूंढ ली और फिर कुछ समय बाद वे दोनों वापस साथ आ जाते हैं। वांग हाओ ने कहा कि यूगे को नान नान को नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि उसने यूगे की बहुत मदद की है। यूगे मान गया। उसने कहा कि नान नान दिखने में सेक्सी है और उसके साथ होने से उसका स्टेटस भी बढ़ता है। उसने माना कि शुरुआत में उसके इरादे बिल्कुल साफ नहीं थे, लेकिन बाद में वह सच में उसके साथ रहना चाहता था। लेकिन अब वह परेशान है क्योंकि नान नान का व्यवहार बहुत अनरीजनेबल हो गया है। उसका गुस्सा और जिद अब कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। वांग हाओ ने कहा कि हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी होती है, लेकिन यूगे ने कहा कि नान नान में सिर्फ कमी नहीं बल्कि एक डिफेक्ट है। उसने एक उदाहरण दिया। वे लोग अलग अलग क्लास में हैं, इसलिए नान नान अक्सर उससे मिलने आ जाती हैं। एक बार जब वो आई तो उसने देखा कि यूगे एक दूसरी लड़की से हंस हंस कर बात कर रहा है। नान नान ने बिना कुछ बोले गुस्से में उस लड़की के ऊपर किताबों से भरा पूरा डेस्क फेंक दिया है। वे कहता है कि उससे बचने के लिए या तो इंटरनेट कैफे में छिपा रहता है या डॉर्म में। लेकिन आज दोपहर जैसे ही उसने नान नान को देखा, वह तुरंत लेटकर सोने का नाटक करने लगा। लेकिन नान नान ने उसे छोड़ा नहीं और सीधा उसके ऊपर बैठ गई, फिर उठने का नाम ही नहीं लिया। यह सुनकर वांग हाओ जोर जोर से हंसने लगा। यूगे को गुस्सा आ गया और उसने वांग हाओ के बाल नोचना शुरू कर दिए। लेकिन वांग हाओ हंसते हुए बोला, यूगे, सच कहूं तो मुझे लगता है कि तुम नान नान से बहुत प्यार करते हो। यूगे ने उसे पागल कहा, लेकिन वांग हाओ ने अपनी बात समझाई। उसने कहा, सोचो, नान नान एक लड़की है। अगर तुम सच में उसे हटाना चाहते तो एक धक्का देकर उसे गिरा सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया क्योंकि तुम्हारे मन में उसके लिए शेबुदे यानी मोह था। तुम उसे हटाना ही नहीं चाहते थे। यूगे ने बहाना बनाया कि वो इसलिए नहीं हटाता क्योंकि उसे डर है कि नान नान उसे मारेगी। लेकिन वांग हाओ ने तुरंत पकड़ लिया। अरे यार, वो तुझे मार भी नहीं सकती। तू इसलिए डरता है क्योंकि तू जानता है कि अगर वो तुझे मारेगी तो तू वापस हाथ नहीं उठाएगा। वांग हाओ ने आगे कहा, अगर कोई इंसान सच में किसी से बचना चाहे तो वह ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा, लेकिन तू हर बार उसे अपने पास आने देता है। इसका मतलब तेरा दिल चाहता है कि वह तेरे पास रहे। तुम दोनों एक हुआनशी युआन जिया हो, यानी ऐसी जोड़ी जो लड़ते झगड़ते रहते हैं लेकिन कभी अलग नहीं हो सकते। यूगे घबरा गया और बोला, मैं उस छोटी मिर्ची के साथ पूरी जिंदगी नहीं बिताना चाहता। वांग हाओ ने मजाक में कहा, अगर कल को तुम दोनों अलग हो गए तो तू मेंटल ब्रेकडाउन का शिकार हो जाएगा और रोते हुए कहेगा कि मैं उसके बिना एक पल भी नहीं जी सकता। यूगे ने हंसते हुए कहा, अगर ऐसा दिन कभी आया तो मैं ढोल बजाऊंगा, पटाखे फोड़ूंगा और पूरी दुनिया को बताऊंगा कि मैं कितना खुश हूं। फिर यूगे ने बात बदलते हुए पूछा कि माइजी और युआन शाओ का क्या करेंगे। उसने बताया कि युआन शाओ कुछ दिनों के लिए छिपा हुआ है ताकि शोर शराबा थोड़ा शांत हो जाए, और माइजी को संभालने के लिए वह नान नान पर भरोसा करता है क्योंकि नान नान के पास काफी पावरफुल कनेक्शंस हैं। वह कई गुआन एरदाई यानी अधिकारियों के बच्चों और फू एरदाई यानी अमीर घरों के बच्चों को जानती है। उसका सर्कल बहुत बड़ा है, इसीलिए माइजी को संभालना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। वांग हाओ ने खुश होकर कहा, सही है, नान नान जी बहुत अच्छी हैं, मुझे उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तभी अचानक नान नान पीछे से आई और वांग हाओ का कान पकड़ लिया। उसने गुस्से में कहा, साओ जी यानी भाभी, बोलना सीख ले, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है। यूगे हैरान रह गया और पूछा, तू कब बाहर आई? नान नान मुस्कुराई और बोली, जब तुम ढोल बजाने और पटाखे फोड़ने की बात कर रहे थे। बताओ, ऐसी कौन सी खुशी है जिसके बारे में तुमने मुझे नहीं बताया? यूगे ने खुशी में कहा, मैं सोच रहा हूँ कि हमारी शादी वाले दिन मैं ढोल बजाऊंगा, पटाखे फोड़ूंगा और तुम्हें लेने के लिए लंबी कार काफिला लेकर आऊंगा। नान नान खुश होकर बोली, सच में? हस्बैंड, आपने प्रॉमिस किया है, आपको मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। यूगे ने कहा, बिल्कुल, क्या तुम किसी और से शादी करने की हिम्मत करोगी? नान नान हंसी और बोली, नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हें भी किसी और को हाथ नहीं लगाना चाहिए। तभी नान नान ने वांग हाओ का कान खींचा और कहा, साओ जी यानी भाभी, बोलो मुझे, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है। वांग हाओ दर्द में चिल्लाया, नान नान जी मेरा कान छोड़ो। नान नान गुस्से में बोली, क्या तुम थाईलैंड जाना चाहते हो? वांग हाओ ने समझाया, नहीं, मुझे लगता है नान नान जी कहना ज्यादा अपनापन दिखाता है, और अगर तुम मेरी बहन हो तो अगर यूगे तुम्हें परेशान करेगा तो मैं तुम्हारे लिए खुलकर खड़ा हो सकता हूँ। नान नान को यह बात पसंद आई। उसने कहा, सही बात है, गुड ब्रदर, तुम्हें मेरी साइड लेनी चाहिए। अगर यूगे ने मुझे बुली किया तो तुम्हें मेरे लिए लड़ना पड़ेगा।
वांग हाओ ने तुरंत हाँ भरी, कोई दिक्कत नहीं, अगर उसने तुम्हें छुआ भी तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। यूगे हंसते हुए बोला, अच्छा है हाओ जी, तुमने मुझे धोखा दे दिया, तुम दोनों एहसान फरामोश हो। फिर तीनों हंसने लगे। यूगे ने कहा, चलो खाना खाते हैं। उसने सड़क के दूसरी तरफ एक नूडल्स शॉप की तरफ इशारा किया। नान नान घबरा कर बोली, क्या वहां का खाना खाया जा सकता है? वहां का खाना कैसा होगा? यूगे ने कहा, खाना है तो यहीं खाएंगे। ये कहकर उसने नान नान को अपनी पीठ पर उठा लिया। नान नान चिल्लाई, यू चेंगफेई, तुम्हारी स्किन फिर खुजला रही है क्या? क्या तुम मेरे छुटकी काटने वाले हाथ का मजा चखना चाहते हो? वे लोग नूडल्स शॉप पहुंचे। टेबल गंदी थी। नान नान ने टिश्यू से टेबल साफ की और कहा, क्या हम यहाँ खा सकते हैं? चलो मैं तुम्हें किसी और जगह ले चलती हूँ, हाइजीन बहुत जरूरी है। यूगे ने मजाक में कहा, देखो प्रिंसेस डिजीज फिर आ गई, दो बड़े मर्द आपस में फुसफुसा रहे हैं, शर्म नहीं आती? यूगे ने मालिक को आवाज लगाई, बॉस मुझे 15 बाउल हुई मियन देना, 3 यहीं खाएंगे, बाकी पैक कर देना। एक बाउल में ग्रीन अनियन और धनिया मत डालना और ज्यादा ओनैली भी मत बनाना। जब खाना आया तो उसमें ग्रीन अनियन और धनिया थे। नान नान गुस्से में बोली, मैंने कहा था ना ग्रीन अनियन और धनिया मत डालना, और ये इतना ओनैली क्यों है? क्या तुम्हें पता है मैं अभी ये दुकान तोड़ सकती हूँ? शेफ बाहर आया और बोला, दुकान तोड़ी जा सकती है लेकिन हुई मियन की रेसिपी नहीं बदली जा सकती। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरी सिग्नेचर डिश खराब हो जाएगी। यूगे ने नान नान को रोका और कहा, रुको, बॉस सही कह रहा है। सब खाना खाने लगे। यूगे ने कहा, देखो ग्रीन अनियन और धनिया के साथ ये ज्यादा टेस्टी लगता है। नान नान गुस्से में बोली, तुम्हें टेस्ट की समझ नहीं है, मैं ये चीजें जिंदगी भर नहीं खाऊंगी। लेकिन फिर उसने एक बाइट ली और माना, वैसे ये काफी टेस्टी है। वांग हाओ ने भी खाया और कहा, सच में बहुत टेस्टी है। यूगे ने कहा, जल्दी खाओ हाओ जी, क्या देख रहे हो? नान नान ने कहा, तुम लोग मुझे परेशान मत करो वरना मैं ये सब कभी नहीं खाऊंगी। फिर सबने मिलकर खाना खाया। नान नान ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि वह वांग हाओ के लिए एक व्हाइट पेपर फैन यानी एक अच्छी सलाहकार बन सकती है। लेकिन यूगे ने तुरंत उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसका दिमाग इतना छोटा है कि उसमें दिमाग से ज्यादा पानी भरा है, जो स्ट्यू बनाने के लिए भी काफी है। नान नान गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेती है और चिल्लाती है कि वह उसकी बेइज्जती नहीं करने देगी। यूगे गंभीर होकर वांग हाओ को समझाता है कि माइजी इसीलिए फेल हुआ क्योंकि उसके पास कोई सलाहकार नहीं था। वह वांग हाओ को चेतावनी देता है कि कोई भी फैसला लेने से पहले अच्छी तरह सोच लेना, क्योंकि जो चीज जितनी आसान दिखती है वे उतना ही बड़ा जाल हो सकती है। फिर वे लोग नूडल्स खाने लगते हैं। वांग हाओ ने माइजी के हाल चाल के बारे में पूछा। नान नान ने बताया कि माइजी ठीक है, युआन शाओ ने सही तरीके से काम किया था। माइजी वैसे भी पैसों से जल्दी खुश हो जाने वाला इंसान है, और उस चाकू ने न सिर्फ उसका पेट फाड़ा बल्कि उसका हौसला भी तोड़ दिया। जब स्कूल उसे निकाल देगा तब उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। नान नान वांग हाओ से कहती है कि वह छेंग गांव में शांति से पढ़ाई करे और यूगे की तरह गुंडागर्दी न करे, क्योंकि यूगे का कोई भविष्य नहीं है। यूगे भी मान जाता है और कहता है कि नान नान सही कह रही है, लेकिन नान नान छिड़ जाती है, मैं इसकी बहन हूँ, बीवी नहीं। हाओ जी को अपने काम में मत घसीटो। यूगे तुरंत मान जाता है। वह वांग हाओ को बताता है कि शुरुआत में वह चाहता था कि वांग हाओ उनके वोकेशनल स्कूल गैंग में शामिल हो जाए और उनका स्ट्रेटेजिस्ट बने, क्योंकि उनके पास युआन शाओ जैसा फाइटर तो था लेकिन एक अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट की कमी थी। मगर बाद में उसे एहसास हुआ कि वांग हाओ छेंग गांव में ही रहना चाहता है और उसे जबरदस्ती ट्रांसफर करवाना उसे मौत के घाट उतारने जैसा होगा। नान नान फिर से अपने आप को स्ट्रेटेजिस्ट बताती है और यूगे फिर से उसका मजाक उड़ाता है। नान नान गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेती है। यूगे फिर से वांग हाओ को जाल से बचने की सलाह देता है। नान नान तंग आ जाती है और यूगे को ताना मारते हुए कहती है कि वह सिर्फ 1 साल से गैंग में है और अब बड़ा लाइफ कोच बन रहा है। यूगे चिढ़ जाता है, मुझे औरतों से बात नहीं करनी, और अचानक चिल्लाता है, ब्रेकअप। नान नान, आज हमारा ब्रेकअप पक्का है। नान नान भी चिल्लाकर बोलती है, ब्रेकअप ही सही, मुझे क्या फर्क पड़ता है। और दोनों गुस्से में नूडल्स खाने लगते हैं। जब वे शॉप से बाहर आते हैं तो वांग हाओ देखता है कि नान नान फिर से यूगे का हाथ पकड़े हुए है। वांग हाओ पूछता है कि क्या दोनों का झगड़ा खत्म हो गया? यूगे मजाक में कहता है, हाँ ये मेरी नई गर्लफ्रेंड है। इंटरनेट कैफे में वे सबके लिए खाना बांटते हैं। वांग हाओ थक जाने का बहाना बनाकर स्कूल वापस जाने लगता है। जाते जाते यूगे नान नान से छिड़कर कहता है, क्या तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी? नान नान तुरंत उसकी पीठ पर कूद जाती है, नहीं, मुझे डर है कि तुम फिर भाग जाओगे। सड़क पर नान नान को पीठ पर बैठाए हुए यूगे वांग हाओ को एक जरूरी चेतावनी देता है। वह कहता है कि छेंग गांव में अब माइजी का खतरा नहीं है, लेकिन लाओ गांव से बचकर रहना। वह माइजी से कहीं ज्यादा खतरनाक और चालाक है। अगर उससे कभी कोई टकराव हो तो उससे बचने की कोशिश करना, क्योंकि वांग हाओ की ताकत उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। वह मेंग लियांग का उदाहरण देता है, जो छेंग गांव में खुद आने की बजाय ये झान से मदद मांगता है, क्योंकि उसे डर है कि वह वहां से जिंदा वापस नहीं लौट पाएगा। यूगे वांग हाओ को भरोसा दिलाता है कि उसे उस पर विश्वास है, क्योंकि वह बिना वजह किसी से पंगा नहीं लेता। वांग हाओ बस ओके कहता है, लेकिन उसके दिमाग में अब एक नए और खतरनाक दुश्मन का नाम घूमने लगा था। यूगे ने नान नान को अपनी पीठ पर उठा रखा था और वे दोनों सड़क पर चल रहे थे, जबकि वांग हाओ उनके साथ चल रहा था। नान नान मजाक में एक बच्चों वाला गाना गा रही थी। झू बाजी अपनी पत्नी को पीठ पर उठाकर एक एक करके पहाड़ पार कर रहा है। यूगे ने वांग हाओ को सलाह दी कि वह सु शियाओबाई के साथ अच्छे रिश्ते बनाए, क्योंकि वोकेशनल स्कूल के लोग उसका सम्मान करते हैं और उसका फायदा उठाया जा सकता है। वांग हाओ ने उन्हें जाते हुए देखा और मुस्कुराते हुए यूगे को एक बदमाश कहा। वांग हाओ अपने डॉर्म रूम नंबर 301 में वापस आया। उसके दोस्त, जिनकी शक्ल से वे फॉर हेवेनली किंग्स लग रहे थे, वहीं बैठे थे। वे लोग बहुत परेशान थे और सोच रहे थे कि शायद होंगली के लोग वांग हाओ को किडनैप कर ले गए हैं। वांग हाओ ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह बिल्कुल ठीक है और माइजी अब खत्म हो चुका है। अब वह उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता।
अगली सुबह वांग हाओ अपने बंक बेड पर लेटा हुआ सोच रहा था। उसने सोचा कि कैसे ये झान और बाकी लोग झूठ बोलकर मामला संभाल लेंगे। उन्होंने कह दिया था कि उन्होंने माइजी को कैफेटेरिया में एक लड़की को मारते हुए देखा था, इसलिए वे बीच बचाव करने गए थे। झांगलिंग की गवाही की वजह से ये कहानी मजबूत हो गई थी और स्कूल का पनिशमेंट नोटिस अगले हफ्ते लगने वाला था। जब वांग हाओ डॉर्म से बाहर निकला तो माहौल बदल चुका था। कॉरिडोर के सारे स्टूडेंट्स उसे सम्मान के साथ हाओगे कहकर अभिवादन कर रहे थे। वांग हाओ को अब स्कूल में अपनी ताकत महसूस हो रही थी। उसने एक स्टूडेंट के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि अब वह फर्स्ट ईयर का बॉस है और वह छेंग गांव को हिलाकर रख देगा। कुछ दिनों बाद वांग हाओ अपने कमरे की खिड़की से नीचे देख रहा था। उसने नीचे आंगन में ताऊजी यानी चश्मा पहनने वाली लड़की को अपनी सहेलियों के साथ देखा जो उसे चिढ़ा रही थी। वांग हाओ ने खिड़की से आवाज लगाई। लड़कियां ऊपर देखकर हंसने लगीं। एक लड़की ने कहा कि आज उसने ताऊजी को हमारी ताऊजी क्यों नहीं कहा। दूसरी लड़की ने कहा कि ताऊजी उसका इंतजार कर रही थी और उसी वजह से उसका ध्यान कहीं और था। वांग हाओ खिड़की से झुककर बोला, सॉरी सिस्टर्स, मैं सो गया था। नीले बालों वाली लड़की ने कहा, कोई बात नहीं, तुम सोते रहो, और बाकी लड़कियों को चुप रहने के लिए कहा। फिर उसने वांग हाओ से कहा कि वह इस बात को ऐसे नहीं टाल सकता। उसने सुझाव दिया कि वांग हाओ उन सबको डिनर पर ले चले ताकि उसका और ताऊजी का झगड़ा खत्म हो जाए। वांग हाओ ने तुरंत हाँ कर दी। साथ ही उसने कहा कि वह कुछ लड़कों को भी लाएगा क्योंकि उसकी सिस्टर्स भी बॉयफ्रेंड ढूंढ रही हैं। नीचे खड़ी लड़कियां खुशी से ताली बजाने लगीं। शाम को स्कूल के कॉरिडोर में वांग हाओ अपने क्रू, जिन्हें उसने फॉर हेवनली किंग्स कहा था, के साथ मिला। सामने ताऊजी और उसकी सहेलियां खड़ी थीं। वांग हाओ ने ताऊजी को वाइफ कहकर अभिवादन किया। ताऊजी ने उसे डांटा और पूछा कि शिया शुए कहाँ हैं? वांग हाओ ने कहा कि उनका फिर से ब्रेकअप हो गया है। ताऊजी ने तुरंत आरोप लगाया कि इसलिए वह उसके पास आया है ताकि उससे फ्लर्ट कर सके। वांग हाओ ने इनकार किया और कहा कि वे बस डिनर करने जा रहे हैं। उसने अपने पीछे खड़े चारों लड़कों का परिचय देते हुए कहा कि ये उसके फॉर हेवनली किंग्स हैं जो इन लड़कियों के लिए परफेक्ट पार्टनर हैं। लड़कियों ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि ये तो मुर्गियों जैसे पतले दिख रहे हैं। वांग हाओ ने उनकी तरफदारी करते हुए कहा कि वे पतले जरूर हैं लेकिन बहुत मजबूत हैं और रोज एक्सरसाइज करते हैं। उसने चुनौती दी कि वह अभी 50 पुशअप्स कर सकता है और अगर वह कर लेता है तो ताऊजी को उसे एक किस देनी पड़ेगी। वांग हाओ क्लासरूम में गया जहां ये जान ताश खेल रहा था। वांग हाओ ने उसे पकड़ लिया और कहा कि वह उसे एक खूबसूरत लड़की से मिलवाना चाहता है। ये जान मना करने लगा कि उसे अभी गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए, लेकिन वांग हाओ उसे जबरदस्ती खींचकर ले गया। हॉलवे में वांग हाओ के फॉर हेवनली किंग्स लड़कियों के सामने खड़े थे। सुवान ने शिकायत की कि वांग हाओ जो लड़के लाया है वे सब मुर्गी जैसे पतले दुबले हैं। उन्हें तो हैंडसम लड़के चाहिए ताकि देखने में भी अच्छे लगें। वांग हाओ ने तुरंत वादा किया कि वह अभी एक हैंडसम लड़का लेकर आता है। वह वापस क्लासरूम में गया और ये झान को लेकर आया। लड़कियां उसे देखकर दीवानी हो गईं। सुवान ने कहा कि वांग हाओ तो स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का यानी स्कूल हंक ये झान ही ले आया। लड़कियां तुरंत ये झान के आसपास इकट्ठा हो गईं और उसे तरह तरह के सवाल पूछने लगीं। वांग हाओ के दोस्त यानी फॉर हेवनली किंग्स थोड़े उदास हो गए क्योंकि लड़कियां उन्हें नजरअंदाज करके सिर्फ ये झान को घेरे हुए थीं। वांग हाओ ने उन्हें समझाया कि ये झान एक समय में सिर्फ एक ही लड़की को संभाल सकता है, इसलिए बाकी लड़कियों के लिए अभी भी मौका है। ये सुनकर सब खुश हो गए और खुशी से चिल्लाने लगे। फिर सब लोग मालातांग खाने एक रेस्टोरेंट गए। वहां वांग हाओ और ताऊजी यानी चश्मा पहनने वाली लड़की आपस में बात कर रहे थे। ताऊजी ने बताया कि उसने वांग हाओ की नोटबुक पढ़ ली है और उसे दोबारा पढ़ रही है क्योंकि कुछ हिस्से उसे समझ नहीं आए। वांग हाओ ने कहा कि वह उसे सब कुछ अच्छे से समझा देगा। ताऊजी ने कहा कि वांग हाओ हमेशा गायब रहता है, ड्रैगन का सिर दिखता है, पूंछ नहीं, इसलिए उससे मिलना बहुत मुश्किल होता है। खाना चुनते समय ताऊजी ने कहा कि वह डाइट पर है इसलिए मीट नहीं खाएगी। वांग हाओ ने उसे मीट खाने के लिए कहा क्योंकि वह पहले से ही बहुत पतली है, लेकिन ताऊजी ने फिर भी मना कर दिया। काउंटर पर वांग हाओ अपना वॉलेट निकालने लगा, तभी ताऊजी ने उसे पैसे पकड़ा दिए। उसने कहा कि स्कूल में उसका खर्च बहुत कम होता है इसीलिए इस बार वही पैसे देगी। ये सुनकर वांग हाओ मुस्कुराया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर दिया। ताऊजी ने पैसे लेते हुए पूछा, ये क्या है? वांग हाओ मुस्कुराते हुए बोला कि ये पैसे उसने और गोंग निंग ने मिलकर इकट्ठा किए हैं ताकि सबको ट्रीट दी जा सके। उसने बताया कि हर आदमी से 20 रुपए लिए गए थे और अब हिसाब बराबर किया जा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि पूरी गैंग एक बड़ी गोल मेज पर बैठकर हॉट पॉट खा रही है। माहौल बहुत खुशगवार है, सब लोग मजे से खाना खा रहे हैं। डिनर के बाद जब वे बाहर निकले तो वांग हाओ की आंखें फटी रह गईं। उसने देखा कि ये झान और सुवान हाथ में हाथ डाले एक दूसरे से सटकर चल रहे हैं। वांग हाओ ने हैरानी से कहा, तुम लोग तो बहुत तेज हो, इतनी जल्दी कपल बन गए। सुवान हंसते हुए बोली, सब लोग बिजी हैं इसीलिए समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। रात को वांग हाओ और ताऊजी सड़क पर अकेले चल रहे थे। ताऊजी ने हिम्मत करके वांग हाओ से पूछा, क्या तुमने फैसला कर लिया है कि तुम मेरे साथ रहोगे? वांग हाओ कुछ पल के लिए रुक गया। उसने ताऊजी का हाथ पकड़ा और कहा, ताऊजी, मैं साफ साफ कह रहा हूँ, मुझे तुमसे प्यार है। तुम्हारी जैसी लड़की को कोई पसंद न करे ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन मुझे अभी तक ये साफ नहीं है कि मेरे दिल में असली जगह किसके लिए है। उसने कहा कि वह इस बारे में अच्छी तरह सोचने के बाद ही कोई अंतिम फैसला करेगा। ताऊजी ने समझदारी दिखाते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार कर सकती हूँ। कुछ दिनों बाद पार्क में ये झान और सुवान घूम रहे थे। सुवान शिकायत कर रही थी कि ये झान के बिना वह कितनी बोर हो रही थी। वहीं वांग हाओ और ताऊजी भी थे। सुवान ने वांग हाओ को छेड़ते हुए पूछा कि वह ताऊजी के साथ कब अनऑफिशियल होने वाला है।
अगली सुबह वांग हाओ अपने डॉर्म रूम में सो रहा था कि नीचे से शोर सुनाई दिया। हाओगे की आवाजें आ रही थीं। वांग हाओ ने खिड़की से झांक कर देखा तो ये झान और बाकी दोस्त नीचे खड़े थे। उन्होंने चिल्लाकर बताया कि माइजी को स्कूल से निकाल दिया गया है। वांग हाओ को बड़ा डिमेरिट मिला है और होंगली को भी, लेकिन ये झान और बाकी लोगों को सिर्फ चेतावनी मिली है। स्कूल ने उनकी बहादुरी की तारीफ की कि उन्होंने गलत काम को रोका, लेकिन हिंसा का इस्तेमाल करने से मना किया है। ये सुनकर वांग हाओ खुशी से हंसने लगा और नीचे भाग गया। स्कूल के नोटिस बोर्ड के पास सभी स्टूडेंट्स खड़े थे। नोटिस पर लिखा था, माइजी स्कूल से निष्कासित, वांग हाओ मेजर डिमेरिट, होंगली मेजर डिमेरिट, ये झान चेतावनी। ये झान ने वांग हाओ से कहा कि उसका फ्लोर प्लान बिल्कुल परफेक्ट था। उन्होंने स्कूल को यह दिखाया कि वे लड़ाई नहीं कर रहे थे बल्कि अन्याय के खिलाफ खड़े हुए थे। तभी वहां एक नया किरदार आया, लंबे बालों वाला गोल्डन जैकेट पहने एक लड़का। वो ये झान के पास गया और उसे शियाओ बाई गे यानी लिटिल फाइट ब्रदर कहकर बुलाया। उसने नोटिस बोर्ड देखा और वांग हाओ को चेंग गांव का नया बिग शॉट कहकर ताना मारा। उसने ये झान से कहा, क्या वांग हाओ सच में नया बॉस बन गया? मेरे हिसाब से तो वांग हाओ के स्कूल आने के